बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, हमारी एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन नंबर 10 हमने आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टफ है। देखें, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी ये इक्वेशंस हैं, इनको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट यानी x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 उसमें लिखना है। ये दोनों फॉर्म सब बिल्कुल आसान सी हैं। जो थर्ड फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म, ये थोड़ी सी टफ है, ठीक है, इसका हमने ख्याल रखना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं। तीनों फॉर्म्स के अंदर हमने इसकी शक्ल जो चेंज करके उस शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी हुई, आपको याद होनी चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जब मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि इनके फॉर्मूलाज को हमने लर्न करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा है y एक तरफ है और बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ है, यानी x वाली और कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे यही काम करना है, y को एक साइड पे कर दें, बाकी दोनों को दूसरी साइड पे कर दें। देखिए, पहले आपने क्या किया, 2x + 11 -4y था तो मैं माइनस को इधर लेके आ गया ताकि +4y बन जाए। अब आपके पास ये इक्वेशन 4y इज इक्वल टू 2x + 11 लिखी जा सकती है, ठीक है। इसे हमने शेप में लिख दिया क्योंकि 2x + 11 इज इक्वल टू 4y। अगर देखें ये चीज़ इसके बराबर है तो इसका मतलब ये हो ना कि ये भी इसके बराबर है। तो यह एक कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा समझाया हुआ है। हमने इसको इधर लिख दिया और ये पूरी वैल्यू इधर लिख दी, ठीक है। इसमें कोई साइन चेंज नहीं होते। अब आपने 4 को उतारना है, यहाँ से इधर लाएंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है। 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। वैसे तो ये होल के नीचे आता है, y इज इक्वल टू 2x + 11 ओवर 4। तो फिर हम उसे अलग अलग क्यों करके लिख सकते हैं। तो आप इसी स्टेप में ऐसे कर दें, 4 को इसके नीचे भी यानी कि x की और 11 के नीचे भी लिख दें, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1/2x + 11/4 आ गया। तो अब देखें, ये आपकी शेप बन गई y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आ गया mx प्लस सी। अगर हम मेंशन करना चाहें तो हम यहाँ बता सकते हैं कि हेयर m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 11/4। लेकिन ये उसने हमसे पूछा ही नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि m इसमें 1/2 है और c आपका 11/4 है। तो हम यहीं पे से छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी होती है x ओवर a + y ओवर b इज इक्वल टू 1 वाली शेप। अब हमने इसको इस शेप में कन्वर्ट करना है, x ओवर a + y ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कांस्टेंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने कांस्टेंट ही को उठाना है इस इक्वेशन से और दूसरी साइड पे ले जाना है। ये इधर आ गया -11। अब अगर आप देखें, आपको यहाँ पे 1 चाहिए क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में 1 है। यहाँ 1 लाने का सिंपल तरीका ये कि आप इस पूरी इक्वेशन को -11 से डिवाइड कर दो। -11 से जो भी यहाँ पे नंबर है उससे आप डिवाइड करेंगे, जो भी है 11 होता है तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 ज़रा 11, -11 है तो -11 से डिवाइड कर देंगे, यूँ आप लिख लें। मैंने इसको दूसरी तरह बताया किया है कि -11 को उठा के मैं इधर ले गया, ये भी वही सेंस है। जब ये -11 इधर आ गया तो इन दोनों के नीचे आ जाएगा ऐसे और यहाँ पे 1 रह जाएगा। चाहे आप उस सेंस को याद रखें, चाहे आप ये याद रखें कि -11 से यानी यहाँ जो भी कॉन्स्टेंट होगा उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय -11, ठीक है, बोथ साइड्स। तो आपने दोनों तरफ -11 से डिवाइड कर दिया। ये आपके लिए ज़्यादा शायद आसान रहेगा, आपको याद रहेगा किस तरह से, वरना क्या मतलब है, वो भी कोई दूसरी बात नहीं। ये यहाँ से उठाएंगे तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। पूरी वैल्यू उठानी है तो यहाँ से पूरी आप चली जाएगी उधर, तो यहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं, ठीक है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आप ये वाले स्टेप से कर लें कि डिवाइडिंग बाय -11। तो खैर ये हमने डिवाइड किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 1 ज़रा 11 1 आ गया। ये x 2x ओवर 11 है और ये 4y ओवर 11 है माइनस में, यानी इसको ये शेप में लिखा है मैंने। देखें, ये पहले भी आपको समझाई हुई बातें हैं। एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हमने ख्याल रखना है क्योंकि x ओवर a + y ओवर b की शेप बननी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये 4 ओवर 11 जो लिखा हुआ है यानी 4y ओवर 11, इसको हम जब नीचे लिखेंगे उतार के x ओवर a की शेप में, तो ये 2 जो होता है 11 के नीचे आ जाता है। ये चीज़ आपको पहले भी समझाई हुई है, मैं दोबारा से आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। देखें, ये लिखा हुआ है, अगर मैंने x डिवाइडेड बाय 11 ओवर 2, ठीक है, x ओवर 11/2 जो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये अगर मैं इसको इस तरह से ये बता रहा हूँ, x ओवर 11/2, इसका जो मतलब है वो ये होता है x डिवाइडेड बाय 11/2, ठीक है ना, x डिवाइडेड बाय ये वैल्यू। अब आपको पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा।
अब देखिए ये क्या चीज़ बन गई, 2x/11, ये वही चीज़ बन गई 2x/11। ठीक है, माइनस में इसलिए नहीं लिख रहा आपको कन्फ्यूजन ना हो, वरना आप माइनस लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए ये माइनस भी है, ये माइनस, तो ये माइनस, तो माइनस चाहे ऊपर वाली के साथ चाहे नीचे वाली के साथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही टोटल होने। तो खैर ये शेप आपके पास ये आ गई 2x/-11। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो x के साथ लिखा हुआ जो भी कॉफिशेंट लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर हम उसकी जगह चेंज करेंगे, उसे हम नीचे लाएंगे, अगर हम उसे नीचे लाएंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर आपका लिखा हुआ है उसके भी नीचे ये आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 11 के नीचे 11/2 हो जाएगा ये, क्योंकि x डिवाइडेड बाई 11/2 जब बनेगा तो उसका आंसर बेसिकली यही होता है 2x/11। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो हमने याद सिंपल सा आपने रखना है कि जब भी ये वैल्यू आपने नीचे लिखनी है तो नीचे ये नहीं होगा कि नीचे इधर आ जाएगी, जाहिर सी बात है। देखें 2x को x/2 तो नहीं मैं कह सकता ना, यानी कि देखें ये लिखा हुआ 2x, तो इसको मैं x/2 तो नहीं कह सकता, ये तो चीज़ गलत है ना, ये मल्टीप्लाई हुई है, मैंने डिवाइड में लिख दिया। लेकिन इसको मैं ये लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई 1/2। अगर 2x को मैं यानी इसका 2 नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं यूँ लाऊंगा कि x ओवर, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं था तो 1 तो होता ही है ना, यानी कि देखें ये 1 तो होता है सबके नीचे, तो इस 1 के नीचे ये 2 आ जाएगा। तो ये एक लॉजिक है जिसको हमने याद रखना है, लॉजिक है बल्कि पूरा फॉर्मूला ये। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से इसकी ये शेप बना दी, ये x/a + y/b = 1 बन गया। अब a इसमें है -11/2, b है 11/4, आप मेंशन करना चाहे कर दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ आपकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। तीसरी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो आपकी होती है x cos α + y sin α = p, p परपेंडिकुलर। ठीक है, इस शेप में आपने लेके आना है क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा टफ है, इसके लिए आपने काम क्या करना है, फिर दोबारा से 2x - 4y + 11 = 0 में आपने -11 को उठाना है और इधर लिख देना है कांस्टेंट को। उसके बाद में ये जो माइनस है ना, इसका ये ख़त्म करना है आपने। यहाँ पे आपके पास जो परपेंडिकुलर यानी p की वैल्यू ना वो प्लस में होनी चाहिए, तो माइनस जब इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि माइनस इधर आके इसको मल्टीप्लाई करने जैसे रूल होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस = 11 हो जाएगा। दूसरी बात है कि माइनस जब इधर आता है आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट डाल दें, इसको ब्रैकेट डाल दें और माइनस को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस बाहर आएगा तो माइनस जब ओपन होगा तो ये शेप बनेगी। तो आसान बात ये कि माइनस जब इधर शिफ्ट करेंगे आप सिर्फ माइनस, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं इधर, तो आप इसको याद रखें, -2x + 4y = 11। ठीक है, ये बहुत आम सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब भी हम ये -11 है पूरा, मैं सिर्फ माइनस को शिफ्ट करना चाहता हूँ तो इसका मतलब है मैं -1 को शिफ्ट कर रहा हूँ। -1 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आता है, उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में जब आएगा तो 2x/-1 -4y/-1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x/-1 तो -2 आ जाएगा आंसर। इस तरह से -4y/-1 तो माइनस माइनस प्लस होकर 4y आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 तो नीचे ऑटोमेटिकली होता ही है जो लिखा नहीं जाता। तो आप आसान लफ्ज़ों में याद करने का तरीका वही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें, जब ये माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ठीक है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो। यहाँ तक करने के बाद अब ये एक स्टेप है जिसको आपने अच्छी तरह से ज़बानी याद कर लेना है। वो ये है कि आपने इस इक्वेशन को डिवाइड करना है बोथ साइड्स, यानी इधर भी। किससे डिवाइड करना है वो आपने याद रखना है कि ये जो x का कॉफिशेंट है और ये जो y का कॉफिशेंट है, इन दोनों कॉफिशेंट के स्क्वायर से अंडर के साथ 2² प्लस -4 का स्क्वायर = 4² प्लस, ये इसका आंसर 4 आ गया, इसका आंसर 16 आ गया, यानी 20 अंडर। अब देखिए यहाँ पे मैंने ना इस वैल्यू को ले लिया, ठीक है, ये a² + b² की शेप बना के इससे ले ली। आप इससे करें या इससे करें कोई मसला नहीं है। -2 का स्क्वायर भी तो -2 का स्क्वायर भी +4 ही आता है और 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो ये 4 + 16 ही आएगा। यानी आपने ये जो कॉफिशेंट है x और y के, इनके कॉफिशेंट के स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आपने लेना है, इन दोनों के स्क्वायर का सम और अंडर में। ये जो आंसर आएगा इससे हमने डिवाइड करना है इस पूरी इक्वेशन को। अब देखेंगे -2x/20 अंडर रूट + 4y/20 अंडर रूट = 11/20 अंडर रूट। ये शेप आपके पास बन गई है। ठीक है, इस शेप के साथ हमने क्वेश्चन करना है अब आगे। अब इसमें आपके पास चूंकि 20 अंडर रूट आया है तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 20 अंडर रूट आपको पता है कि ये 4 × 5 होता है। 4 × 5 में 4 का आंसर 2 आ जाता है स्क्वायर रूट में,
और 5 का स्क्वायर रूट ही रहता है, तो ये 205 बन जाता है। तो हमने इसे 205 की शेप में लिखना है। पहले मैंने इसको इस तरह लिख दिया तोड़ के, ठीक है। अब मैंने इसको, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर जिससे आता है तो वो डायरेक्ट लिख ले बेशक। अब ये आ गया 205, ये 205, ये 205। तो अब ये कैंसिल होके ये चीज़ आ गई, ये कैंसिल होके ये चीज़ आ गई, ये ऐसे ही आ गया। तो ये आया -1/500 x प्लस 2/500 y इज इक्वल टू 11/205। ये आपके पास शेप बनी, देखें इसमें, ये देखें ये x है, ये कॉस अल्फ़ा, x कॉस अल्फ़ा की शेप, प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ये p परपेंडिकुलर, जो कि प्लस में है, इसलिए मैंने इसको प्लस में पहले ही कर दिया था, ठीक है। पहले यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया था और इसलिए मैंने इनके साथ उसे स्क्वायर ले लिया था। फिर मैंने देखा कि ये माइनस है तो ये इसलिए शिफ्ट करके वो असल शक्ल बनाई उसकी। खैर ये देखें, ये अब एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी वाली शेप ये बन रही है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। लेकिन मसला ये कि क्वेश्चन जो पीछे आंसर दिया हुआ ना उसमें इसको यहाँ नहीं छोड़ा गया है। अब ये कॉस अल्फा ये रख के और साइन अल्फा ये रख के फिर हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टेप मजीद करना पड़ेगा। देखिए हेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू मैंने लिख दिया -1/500, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/500, पी इज इक्वल टू 11/2√5। ये मैंने सारी वैल्यूज़ बना दी इसकी, जो मैंने आपको बताया था एक्स कॉस अल्फा, यानी कि एक्स अगर ये है तो कॉस अल्फा ये, कॉस अल्फा -1/500, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कॉस अल्फा -1/500 और साइन अल्फा इसी तरह से और पी। अब आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, जिस मर्ज़ी इन दोनों में से ले लें, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ शॉर्टकट ही चीज़ बताऊंगा, वो अकल आप अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो दरअसल हमने सेकंड में जाके जो ना ये फर्स्ट में जाके अच्छी तरह से पढ़ना होता है। ये आपको पता है कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। अब कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, हमारे पास ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट। ये पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इनमें चारों क्वाड्रेंट में एक की साइन की अलग अलग वैल्यूज। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। थर्ड में कॉस और साइन नेगेटिव होते हैं, टेन पॉजिटिव होता है। फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टेन नेगेटिव होते हैं। इस रूल से हमने कुछ करना होता है काम, लेकिन आपको यहाँ शॉर्टकट समझाऊंगा ताकि आपको इसके पंगे में ना पड़ना पड़े, ठीक है। तो खैर ये कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हमारा बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से लेके 180 के दरमियान, यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए ना वो 90 से 180 के दरमियान आना चाहिए। तो आपने नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो आपने उठानी है इनमें से, नेगेटिव वाली कॉस अल्फा ये वाली, तो ये मैंने लेनी है और इससे मैंने आंसर निकालना है। 1/500 का आंसर ये आ जाता है 0.4472। कैलकुलेटर से आपने आंसर निकालना है। ये माइनस एज इट इज़ आ गया, कॉस अल्फा ये आया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स -0.4472 आ गया, इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप इसका कॉस इनवर्स निकालें, आपका कॉस इनवर्स का आंसर आ जाएगा 116.56 डिग्री, ठीक है। कॉस इनवर्स कैलकुलेटर से निकालना है, ठीक है। कैलकुलेटर आप सबके पास है, आपको पता है कैसे इस्तेमाल करना है उसे। शिफ्ट दबा के कॉस दबाएंगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, फिर हम -0.4472 लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये अल्फ़ा का आंसर आ गया। अब हमने उस इक्वेशन को, जो पीछे वाली इक्वेशन हमारी एक्स -1/500 एक्स और प्लस 2/500 वाई इज इक्वल टू 11/205 बनी थी, उसको हमने यूँ लिख देना है एक्स कॉस एल्फ़ा, ठीक है। क्योंकि मैंने कह दिया ना कॉस एल्फ़ा ये है, ये वही वैल्यू है ना -1/500 जो पीछे थी हमारे पास, ठीक है। अब ये मैंने कॉस एल्फ़ा कही हुई है, तो एल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 116.56 डिग्री। तो मैंने कॉस के साथ ये अल्फ़ा की वैल्यू लिख देनी है, एक्स कॉस दिस प्लस वाई साइन दिस इज इक्वल टू 11/205, ठीक है। यानी एक्स कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, वाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू, और ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने ये नहीं करना कि इधर से आप अल्फ़ा अलग निकालें, इधर से अल्फ़ा अलग निकालें, आपने सिर्फ एक जगह से अल्फ़ा निकालना है और वो भी नेगेटिव वाली वैल्यू से, ठीक है। कॉस अगर नेगेटिव है तो वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकल आएगा आपका। देखिए ये वही ये थी आपकी कॉस अल्फ़ा 1/500 हमने ले लिया था, ठीक है। तो एक्स कॉस अल्फ़ा लिखने के बजाय अगर आप देखें तो अगर मैंने जब कह दिया कॉस अल्फ़ा ये है तो बेसिकली ये शेप यूँ बन गई ना, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 11/205, यानी पी जो था, ठीक है। इसकी जगह पे अगर हम पी लिखें तो ये पी के साथ यूँ बनती है, ठीक है। तो अब ये कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ये थे। अब हमने यहाँ से सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में एक्स कॉस अल्फ़ा की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। ये
अल्फ़ा की जगह वाई साइन अल्फ़ा की जगह और फिर पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम करेंगे, काम तो हो जाएगा। ये दूसरे पार्ट में भी आपको दोबारा मज़ीद समझा देता हूँ। बी पार्ट में ये आपके इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बिल्कुल आसान सी, ठीक है। उसी तरह से आपने इसको वाई वाली को एक जगह पे कर दिया, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप बन गई, आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आप आए तो आपने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस किया, -2 उठाया यहाँ से, यानी कि माइनस वाले कांस्टेंट को उठा के इधर ले गए, तो 4x + 7y इज इक्वल टू 2 मैंने डायरेक्ट लिखा भाई। अब ये 2 से आप डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, यूँ लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, या मैंने इस तरह से किया कि 2 को उठा के मैं इधर लेके आ गया तो यहाँ 1 बच गया, ठीक है, जैसे मर्जी आप कर लें। 4/2x + 7/2y इज इक्वल टू 2/2, यानी डिवाइड बाय 2 किया हमने, डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, बोथ साइड्स। तो ये चीज़ आपके पास आ गई इस तरह से,4x/2 7/2y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, 2/2। अब देखिए इसको मैंने कैंसिल नहीं किया, इसको कैंसिल करते ना तो आप और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, नीचे आके करूँगा। मैं इसको पहले कैसे लिख रहा हूँ, x/2/4। मैंने आपको बता दिया पीछे कि ये जो 4 है ये नीचे आएगा तो 2 के नीचे आ जाएगा, इसी तरह से ये जो 7 है ये इधर नीचे आएगा तो 2 के नीचे आ जाएगा। तो ये आया x डिवाइडेड बाय 2/4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2/7 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल करने 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 बन गया, तो ये आ गया x/1/2 प्लस y/2/7 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका टू इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल बन गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म पे, 4x + 7y -2 इज इक्वल टू 0 है, ये इसको इधर लाया तो इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने इसे डिवाइड बोथ साइड्स बाय क्या करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये दोनों के कोएफिशिएंट जो है। अब चूंकि यहाँ पे प्लस में ये वैल्यू, इसलिए हमने कुछ करना ही नहीं था, हमने सीधा सीधा सा इनके दोनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट के साथ ले लिया, तो आता है 16 + 49 यानी 65 अंडर रूट, ठीक है। यानी आपने इस इक्वेशन को 65 अंडर रूट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो शेप ये बन गई 4x/65 अंडर रूट, 7y/65 अंडर रूट, 2/65 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें x cos अल्फ़ा आपके पास 4/65 अंडर रूट आ गया, sin अल्फ़ा 7/65 अंडर रूट आ गया, p आपके पास 2/65 अंडर रूट आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके, क्योंकि आपको शेप अगर नहीं पता तो फिर आप फंस जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा आपने पहले नॉर्मल फॉर्म की शेप याद रखनी है कि x cos अल्फ़ा, तो इट्स मीन ये cos अल्फ़ा है, y sin अल्फ़ा, तो ये sin अल्फ़ा है, ठीक है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया इज इक्वल टू p, तो ये p है। अब आपने यहाँ से cos अल्फ़ा की वैल्यू 4/65 अंडर रूट है, इसको लेना है आपने और आंसर निकालना है इसका, ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी 0 से 90 के दरमियान आपका आंसर आएगा, ठीक है, 0 से 90 के दरमियान। तो ये आपने सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये लिख दिया आपने। अब आपने कैलकुलेटर से इसका कॉस इनवर्स का आंसर निकाला, तो आ गया 60.26 अंडर रूट, ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इस तरह से अब इक्वेशन बिकम्स क्या बन गई, x cos 60.26 डिग्री प्लस y sin 60.26 डिग्री इज इक्वल टू p, यानी 2/65 अंडर रूट। देखिए ये वाली चीज़, ठीक है ना। इसको आप बेशक ना एक शेप, ये मैंने इसलिए मैंने लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, या आप इसको बेशक ऐसे लिख दें, जब cos अल्फ़ा ये sin अल्फ़ा ये p ये का, तो हम यहाँ पे ऊपर या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p वाली शेप बनती है, ठीक है ना, 2/65 अंडर रूट, ताकि आपको ये आसानी रहे कि आपको पता चल जाए मैंने इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स जो कह रहा हूँ, यानी ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, तो ये x cos और अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, तो आपको ये लिखने में आसानी हो जाए। हेंस अब इक्वेशन बिकम्स यानी x cos ये अल्फ़ा y sin अल्फ़ा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने बस याद रखना है इसमें, ठीक है। इसको जहन में रखें या इसको जहन में रखें, जिस मर्ज़ी को रखें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको cos अल्फ़ा बनाना है, इसको sin अल्फ़ा बनाना है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। फिर हम यहाँ पे x cos इस अल्फ़ा की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये असल में इसी को कंपेयर करके हमने बनाई है इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म वो है। तो ये आपने ख्याल रखना है थोड़ा सा, तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी इसके अंदर, वैसे थोड़ा सा टफ है ज़रूर, ठीक है। आगे सी पार्ट है इसका, सेम वही काम हमने करना है। पहले स्लोप इंटरसेप्ट बनाई, बिल्कुल आसान सी फॉर्म, ठीक है, वो बन गई। आप उसे जितना मर्जी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। अब ये तो खैर होता ही नहीं है, ये हो गया ऊपर, यहाँ पे कर लिया था। फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ भी हमने वही काम किया, -3 है, तो अब आपने -3 से बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी आपने लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3।
तो ये -8/-3, 15/-3 और -3/-3 जो कि 1 आ गया। इन दोनों के आंसर आपने चेक कर लिया। ये देखिए ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे यहीं पर, ये जान छूट गई हमारी। ये प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन इसे हमने करना नहीं क्योंकि मुझे फॉर्म चाहिए x/a प्लस y/b। तो b बेशक माइनस में हो लेकिन यहाँ बीच में प्लस चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ प्लस ही लिखूंगा। अब मैंने इसकी सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज करनी है, 8 को उतारने नीचे, तो नीचे जब आएगा तो 3 के नीचे आ जाएगा। एक स्टेप मैंने ये साइन के साथ लिख दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 8/3x, क्योंकि ये भी आपको प्लस में ही चाहिए था x/a, तो आपने उसको चूँकि सॉल्व भी हो रहा था इजीली, तो आपने x/a की शेप में रखना है। यहाँ बीच में आपको पहले प्लस का साइन ही चाहिए, तो वो प्लस का साइन हमें खुद ब खुद मिल रहा है, ठीक है। यहाँ सेंटर में हमें प्लस का साइन चाहिए, वो भी मौजूद है। हमने प्लस माइनस माइनस नहीं करना, ठीक है, ये ख्याल रखना है। खैर ये चीज़ आ गई 8/3x प्लस 15/-3 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करके 5y बना दिया तो आपको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इसको लिखने में, ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था x वाली वैल्यू में, इसी तरह से यहाँ y वाली वैल्यू में नहीं कर रहा अभी मैं कैंसिल इसको। अब आपने क्या करना है, 8 को नीचे लाना है, क्योंकि x अकेला ऊपर होना चाहिए, तो 8 नीचे आएगा तो 3 के नीचे आ गया, 3/8 बन गया, ठीक है। इसी तरह से y/b बनाना है हमने, तो y अकेला ऊपर तो नीचे 15 को लेके आ जाएंगे हम, वो -3 के नीचे आ जाएगा, -3/15, तो y/b की शेप बन गई है इज इक्वल टू 1। अब ये जो चीज़ थी -3/15, इसको आपने सॉल्व कर लिया। -3 से हमने 3 से हमने डिवाइड किया, तो 3 1 3 आ गया, 3 5 15, तो 1/5 बना ये, तो -1/5 आ गया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, वो मैंने 1 इधर लिख दिया था, तो ये -1/5 ही आ गया आपके पास। ये इसी तरह से x/3/8 आ गया। तो ये हमने छोटी सी एक चीज़ है, जैसा ख्याल रखना है कि इसको अगर हम पहले ही कैंसिल कर देंगे तो हमें बनाने में मुश्किल होगी। वैसे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ आ जाएगा 5y माइनस में, वो भी ठीक है, ये बीच में जो कि प्लस से मौजूद है। अब आप इसको जो है ना ओवर में लिख नहीं पाओगे, उसकी वजह यही मैंने आपको पीछे समझाया भी था कि इसके नीचे 1 होता है हर एक में। तो अब अगर आपने ओवर में लिखना है तो y डिवाइडेड बाय 1/5 यानी -5, तो चाहिए यहाँ लिखें, चाहिए नहीं, तो y/1/5 आ गया। ये वही चीज़ आ रही है, y डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है। साइन माइनस का है साथ, -1/5 या 1/-5 एक ही बात है। तो ये शेप बन रही है वही, इस तरह से बनेगी। अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे तो फिर आपको उस तरह से ख्याल रखना है, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसे कैंसिल ना करें, बल्कि पहले नीचे शिफ्ट कर लें फिर कैंसिलेशन कर लें जो भी, ठीक है। ये खैर आपकी दूसरी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई इजीली। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी नॉर्मल फॉर्म पे। नॉर्मल फॉर्म के लिए आपके पास ये इक्वेशन है, आपने पहले इसे लिखा इधर, -3 इधर आ गया। अब देखिए मैंने इसको और मज़ीद तफसील से करके दिखा दिया, माइनस इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यूँ मैंने माइनस इधर लिखा, ये क्या कर दिया मैंने, -8x + 15y + 3 था, -3 -8x + 15y इज इक्वल टू -3 लिखा। उसके बाद में अच्छा माइनस को ऐसे रहने दिया है। अब वो मैंने इसको और मुख्तलिफ मुश्किल तरीके से कर दिया। आप मुश्किल को छोड़ दें, आप ये स्टेप ना करें, आपको और कन्फ्यूजन होगी। वो मैं करना दिखाना आपको चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए और तरीका अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं करने की, आपको कन्फ्यूज़ करेगा और ज़्यादा। जो मैंने आपको सीधी सी बात बताई है ये माइनस जब इधर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8x - 15y इज इक्वल टू 3 आप बनाएं, इसको सिंपल सा काम करें, ठीक है। अब काम आगे वही, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8² प्लस -15² अंडर रूट, ठीक है। 8² आ गया 64 और -15 का स्क्वायर आ गया +225, टोटल आ गया 289। 289 का अंडर रूट होता है 17, यानी आपने इस इक्वेशन को 17 से डिवाइड करना है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 17 आ गया हमारे पास, ठीक है। वो हमने लिख दिया 8x/17 प्लस -15/17y इज इक्वल टू 3/17। ये अब आपने ख्याल रखना है। देखिए आपकी इक्वेशन थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जो नॉर्मल फॉर्म है। तो आपके पास सेंटर में प्लस होना चाहिए। तो हमने ये जो माइनस था ना, इसको मैंने इसके साथ कर दिया 15 के साथ, प्लस -15। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन हमने यहाँ प्लस रखना है। इसको साइन अल्फ़ा की वैल्यू -15/17 बन रही है इसमें फिर, ठीक है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या बन रही है, -15/17। आप प्लस माइनस माइनस ही है ना, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं। अब मैं इसको पूरी ब्रैकेट इसलिए कर दिया कि आपको दिखाना चाहता हूँ ये साइन अल्फ़ा है, बस और कोई बात नहीं। अगर मैं सिर्फ -15 यहाँ लिखता, यूँ ब्रैकेट करता, तो आपको ये ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता कि -15/17 आपको नज़र नहीं आ रहा होता। आप -15 को अलग पढ़ रहे होते और 17 को अलग, जबकि वो एक ही वैल्यू थी।
तो इसलिए मैंने इसे एक ही बना के लिख दिए, ठीक है। देखिए ये चीज़ थी -15 है लिखा हुआ, ठीक है, -15/17 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है, माइनस प्लस माइनस ही टोटल हो गया ना, तो ये -15/17 बन जाती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसकी जगह मैंने उसको इस शेप में लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये इस तरह से लिखा हुआ, खैर ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास है cos अल्फा इज इक्वल टू 8/17, साइन अल्फा इज इक्वल टू -15/17 इज इक्वल टू पी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे फिर दोबारा से लेते हैं। अब इसका मतलब ये कि cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर आना है, ठीक है। एक तो बात ये आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने हैं, साइन नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है। कॉस जो पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो साइन एंगल होते हैं वो भी एक आपके पास लंबा काम है, वो भी बताना पॉसिबल नहीं है आपको इस तरह से। ये जो आपके पास सिंपल होता है साइन यू, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव होता है। और जो एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज होता है साइन, यानी कि आपके पास कोई भी डायग्राम बनी हुई यूँ है, ठीक है, यूँ करके जो साइन होगा ये वाली डायरेक्शन में, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जो आंसर निकल रहा है मेरे पास, मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ही, लेकिन वो नेगेटिव के अंदर है। पॉजिटिव मतलब ये कि आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज के अंदर निकलेगी वैल्यू, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास आ रही है वैल्यू, ठीक है। cos अल्फा इज इक्वल टू 8/17 आप लेते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.4706 आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू आप निकालते हैं 61.93 डिग्री। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, यानी 0 से 90 तक का, ठीक है। अब मैं अगर साइन अल्फा को ले लेता हूँ, साइन अल्फा का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है -0. इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आता है आंसर, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये माइनस में आ गया। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, माइनस में आया, क्योंकि साइन का आंसर नेगेटिव में नेगेटिव ही आता है, कॉस नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ये भी बातें आपने आगे जाके सीखनी है। तो खैर इसका आंसर देखिए ये आ रहा है माइनस में, इसका आंसर प्लस में आ रहा है, देख रहे हैं दोनों आंसर में फ़र्क, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो ओरिजिनल चीज़ है। अब एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव में ये आंसर आ गया इसका, इस तरह से। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज कॉज पॉजिटिव है और आंसर दे रहा है आपको 0 से 90 के दरमियान में। 0 से 90 के दरमियान में देने का मतलब ये है कि ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर दे रहा है, जबकि मैंने आपको बताया कि जब कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका 270 से 360 के दरमियान का एंगल है, 270 से, क्योंकि देखिए ये 90 होता है, ये 180, ये यहाँ से 270 बना और 270 से ये 360 बना, ठीक है। तो 270, अब फोर्थ क्वाड्रेंट ये है आपका, ये तो 270 से 360 के दरमियान में आपका एंगल होना चाहिए, 270 से 360, और ये यूं ही आ रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज है यूं करके, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने का तरीकाकार क्या है, आपके पास आंसर जो आया हुआ 61.93 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 0 से 90 तक का। तो अब हमने यहाँ लिखा है कॉस पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि फोर्थ में है। तो फोर्थ में हमने इसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 360 जो टोटल होता है आपका, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 के, और टोटल जो आपका सर्कल का पूरा एंगल जो होता है वो 360 होता है ना, तो 360 में से आपने इसको माइनस कर देना है 61.93 को, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 298.07 डिग्री। ये आपका जो एंगल है अल्फा, असल में ये एंगल आएगा, ये देखने, अब ये 270 से 360 के दरमियान का एंगल ही है ना, 270 से 360 के दरमियान का कोई भी एंगल आंसर यानी कि वो बनता है आपका, ये बनता है इसके हिसाब से, ठीक है। ये अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा, लेकिन बनेगा क्या, 360 में टोटल में से अगर आप ये निकाल देंगे तो बाकी जो एंगल बचता है आपका वो आपका आंसर होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्योंकि वैसे हम कैलकुलेटर से जब आंसर निकालते हैं ना तो वो हमें वो देता है, वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आंसर आपको इसका कॉस का यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं साइन का लेता हूँ तो साइन का भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही दे रहा है किस्म का, लेकिन फर्स्ट से मुराद वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली दे रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन के साथ हमने एंगल नहीं लिखना, इसलिए आप ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि आप ना करें। ये सिर्फ बताना मकसद था कि देखें यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो मेरा मुद्दा हल नहीं होता यहाँ से। इसलिए मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर कैसे निकालना है, मैंने जो भी आपके पास ये आंसर आया हुआ है
इसको आपने 360 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो खैर ये अल्फ़ा आ गया आपके पास। अब हमने ये वैल्यू ऊपर पुट कर दी अल्फ़ा की, तो ये आपके पास शेप बन गई एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म बन के आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। काफ़ी अच्छा जी, आगे हमारा 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में काम हमने कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है जो हमने करना है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। हमने ये बताना है दो लाइंस है, पैरेलल है ये दोनों, या परपेंडिकुलर है, या दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि हमने इनका स्लोप निकालना है। जब आप इसका और इसका स्लोप निकालोगे आपको पता चल जाएगा दोनों लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तीनों हमें बातें पता चल जाएंगी। कैसे? सिंपल सी चीज़, ये देखें, ये आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे मैं लाइन L1 कह दूँ यानी पहली लाइन, और ये मैं कह दूँगा दूसरी लाइन। ठीक है, नीचे ये लिखी हुई ये लाइन नंबर 2 कह दी। तो आप लिखें ना लिखें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा आपको ज़रा वाज़ेह हो जाएगी। ये 2x प्लस वाई माइनस 3 ये लिखा है इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की शेप बनाऊँगा तो यहाँ से m मिल जाएगा मुझे आराम से। y इधर रखा, ये इधर गया माइनस 2x हो गया, ये इधर गया प्लस 3 हो गया, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप बन गई। ठीक है, यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, ये आपको m मिल गया, ये देखिए ये एम एक्स, तो ये m1 इज इक्वल टू आपको -2 कह देंगे। चूँकि इसको मैंने लाइन L1 कहा था इसलिए मैंने इसको m1 कह दिया, m1 -2 आ गया। अब मैं दूसरी लाइन ले लेता हूँ 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 वाली। ठीक है जी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 2y को इधर रखा, इन दोनों को उठा के इधर ले गया, -4x -5 आ गया। अब 2 को इधर लाऊंगा तो इन दोनों के नीचे आ जाएगा, -4/2x -5/2। ठीक है, यूँ लिख दिया गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये -2x आ गया, ये -5/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी m क्या आ रहा है आपके पास -2, यानी m2 आपका आ गया -2। अब m1 क्या था आपका -2, ठीक है, और m2 क्या है आपका -2। दोनों आंसर सेम आए, यानी दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एज m1 इज इक्वल टू m2 देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अगर ये दोनों का स्लोप ऑपोजिट होता है, यानी यहाँ -2 होता और यहाँ 1/2 होता, -2 की जगह यहाँ 1/2 होता, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल। ठीक है, साइन भी ऑपोजिट होते हैं, तो आपका आंसर वो परपेंडिकुलर का बनता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आता, तो वो कंडीशन नहीं है। तो खैर ये आ गया। सेकंड, अब आपके पास सेम इसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली लाइन ली आपने 3y प्लस इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू, अब देखेंगे mx प्लस सी, आपका m आ गया 2/3, वो आपने लिख दिया m1 करके। फिर आप देखें L1 L2 लिखे ना लिखें, आपने इसको एक स्लोप कह दिया, m कह दो या m1 कह दो, जाहिर सी बात है दो स्लोप निकालने तो इसको मैं m1 ही कहूँगा। ठीक है, ये 2/3 करके लिख दिया। अब ये दूसरी इक्वेशन ली 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी हमने उसी तरह सॉल्व किया। 2y इधर रखा, 3x और -8 को उठा के इधर लेके आ गए, ये शेप आ गई। अब y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 8/2, जो कि 4 बनता है। आप इसे 4 लिखें या ऐसे रहने दें, मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये चाहिए था सिर्फ। तो ये -3/2 आ गया, m2 आ गया -3/2। अब देखें ये m1 है 2/3 और ये m2 है -3/2, ये ऊपर ये नीचे हो गया, यानी एक दूसरे के उलट भी हो गए। ये साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों बिल्कुल कंडीशन पूरी कर रहे हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1 वाली। ठीक है, देखें मैं ये करके भी दिखा रहा हूँ, एज m1 m2 इज इक्वल टू, ये m1 ये m2 लिखा, दोनों कैंसिल होकर -1 आंसर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि m1 और m2 का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ रहा है तो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, हेंस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, हमने लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका बी का। सेम इसी तरह से सी पार्ट इसका, ये आपके पास 4y प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0, ये ली पहले L1 लाइन, यहाँ से 4y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 बन गया ये। फिर उसके बाद में y इज इक्वल टू -2/4x प्लस 1/4, ये आपका सॉल्व होके 1/2 आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 1/4। तो m आपको मिल गया -1/2, जिसे हम m1 कह देंगे। इसी तरह से अब आपने m2 निकालना है, x -2y इज इक्वल -7 इज इक्वल टू 0 था, तो आपने इसका -2y को उठाया, मैं इधर ले गया, तो x -7 इज इक्वल टू 2y बन गया। इसको अब मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, 2y को इधर और x -7 को इधर, आपकी आसानी के लिए यूँ लिख दिया हमने। अब y इज इक्वल टू क्या बन गया,
1/2x या x/2 लिखता है तो आपको ज़रा मुश्किल पड़ती है m की बताने में, -7/2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखें ये x/2 था, ये x/2 असल में x/2 को हम 1/2x कह सकते हैं ना, ठीक है। x/2 अगर मैं लिखता है तो ये 1/2x ही बनता है, तो अब आपको आराम से m नज़र आ जाएगा 1/2। अगर मैं x/2 कहूँगा तो आप इसका आंसर, मुझे पता है कि आप में से बहुत से होंगे जिसको कह देंगे कि m2 जो है वो 2 है, तो 2 नहीं है बेटा, x के नीचे है ये, इसलिए ये 1/2 है, ठीक है। तो m2 आ गया 1/2। अब देखें m1 आया है -1/2, ठीक है, और m2 आ रहा है 1/2। दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन ऑपोजिट है। तो सेम हो और साइन ऑपोजिट हो तो हमारा काम नहीं होता। अब ना तो ये m1 और m2 बराबर आ रहे हैं क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, ठीक है, दोनों के अंदर फ़र्क है कि एक प्लस में एक माइनस में, और दोनों है अपनी जगह पे। अगर ये होता 2/1 यानी 2 होता तो फिर हमारी कंडीशन पूरी हो जाती, ये -1/2 था, ये 2 था। ये अगर 1/2 है तो ये -2 होता तो भी ये परपेंडिकुलर हो जाते, अब नहीं है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। तो m1 और m2 आपस में बराबर भी नहीं है, और m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर भी नहीं है, इसलिए दो लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म हो जाता है और आपकी माशाल्लाह एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त फिर कि अल्लाह हाफिज़।